लेट्स बिगिन रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो हम इसको जल्दी से इस वीडियो लेक्चर के थ्रू ही ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम कम अवेलेबल है इसलिए। रिडॉक्स रिएक्शंस में हमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम क्लास 10th में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट हम डेवलप कर ही चुके हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। जब हम केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको इतना पता होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन ऐसा कोई चेंज जिसमें सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, मतलब ऐसा चेंज जो केमिकल चेंज हो। तो ऐसी रिएक्शंस फिर बहुत टाइप की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जा सकता है। हम एक क्लासिफिकेशन करते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, वहाँ पर एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कोई एक्सोथर्मिक है या कोई एंडोथर्मिक है, वहाँ बेसिस हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनके भी अपनी अपनी बेसिस है, किस हिसाब से कैसे कैटेगरीज करते हैं हम लोग जानते हैं। हमको इस टाइम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया गया था। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या पढ़ा था हमने? रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो डेफिनेटली हमको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम जानते हैं, ऐसा प्रोसेस या ऐसा केमिकल चेंज जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, दैट इज ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो किसी केमिकल रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन क्लास 11th में हमको इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा अपग्रेड करना है। इस बार की रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हम थोड़ी सी बदलने वाले हैं। हमको पुरानी जो डेफिनेशंस याद हैं, मैं उसको एक बार क्विक रिवाइज करता हूँ। अभी जैसे मैंने बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हो गई होगी, इसको दोबारा एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो हम जानते हैं, बट अब हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इसी डेफिनेशन में। टाइम के साथ ऐसी ज़रूरत पड़ी कि रिडॉक्स रिएक्शन को सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरह के तक ही क्यों लिमिट किया जाए, क्यों ना इसकी डेफिनेशन को ऐसा बना दें कि ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ना ऑक्सीजन हो ना हाइड्रोजन हो, तब भी उसको या तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कहा जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई डेफिनेशन बनाई जा सकती है? तो वो डेफिनेशन डेफिनेटली बनाई जा सकती है और वो डेफिनेशन अब हमें सीखना है, क्योंकि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में थोड़ी और गहरी हो गई है, तो हम इस डेफिनेशन को अब आसानी से समझ सकते हैं। तो अब जो हमको डेफिनेशन याद रखनी है वो मैं बोलने वाला हूँ, उस डेफिनेशन को नोट करेंगे। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है और काफ़ी आसान डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। प्रोसेस जब मैं कहता हूँ इसका मतलब चेंज हो सकता है, इसका मतलब रिएक्शन हो सकता है। तो रिएक्शन बोलूँ, प्रोसेस बोलूँ या कोई चेंज बोलूँ, बात एक ही है। ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऑक्सीडेशन क्या है, अगर हम उसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हमको सिंपल सा इतना याद रखना चाहिए, सब लोग अपने नोटबुक में से नोट कर लेंगे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कौन कर सकता है? ये कोई एटम ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स होते किसके पास हैं? एक एटम के पास। तो चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो, कौन करेगा? ये एटम करेंगे। और केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर एटम्स ही तो होते हैं। तो रिएक्शन में हो सकता है कुछ एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करें, हो सकता है कुछ एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो जो एटम लूज करेंगे हम कहेंगे कि उस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे हम कहेंगे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। तो सिंपल डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है एंड रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर हम वहीं पे कहें रिडक्शन, तो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात हमको पहले समझ जानी चाहिए। अब ज़रूरी यह है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हमने समझ ली है तो कुछ एग्जाम्पल से देखें। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा रहेगा इसको समझने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम एटम प्लस Cl2 गैस, या सोडियम का मेटल हम कह सकते हैं, प्लस Cl2 गैस
ऑन रिएक्शन इट गिव्स NaCl। ये केमिकल रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है और ये NaCl हमें बहुत ही कॉमनली पता है कि क्या चीज़ है, ये हम जानते हैं। अब देखो एक छोटी सी चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। जानबूझ के मैंने एक ऐसी रिएक्शन ली है जिसमें ना तो कोई ऑक्सीजन एटम है ना कोई हाइड्रोजन एटम है, ताकि हम जो नई डेफिनेशन पढ़ा है हमने वो हम और क्लियरली समझ सकें। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, हम सब जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, बट फिर भी मैं एक बार तुम्हें वेरीफाई कर दूं दोबारा। तो हम देखते हैं कि फिलहाल रिएक्शन होने से पहले हमारे पास ये दो रिएक्टेंट हैं। यहाँ सोडियम एटम अकेला है, मतलब सोडियम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो सोडियम ने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से हम लोग ये समझ चुके हैं उसको पढ़ने के बाद कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो लूज और गेन होते हैं या शेयर होते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि सोडियम एटम अकेला है, तो किसके साथ शेयर करेगा या किसको लूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है लेकिन Cl2 है, यानी कि दो क्लोरीन है और दो क्लोरीन में आपस में बॉन्डिंग हुई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई होगी तभी तो Cl2 मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहाँ पे भी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। क्या क्लोरीन ने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी क्लोरीन ने दोनों में से? डेफिनेटली नहीं। और क्या गेन किए हैं? वो भी नहीं, क्योंकि दोनों तो गेन करने की टेंडेंसी है, तो लूज कोई करेगा तभी तो कोई गेन कर सकता है। यहाँ तो दोनों में से कोई लूज नहीं करेगा, तो दोनों शेयर करते हैं, तो ना लूज हुआ ना गेन हुआ, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। बट जब इन दोनों सब्सटेंसेस को हम मिला देंगे सोडियम और Cl2 को, तो हम जानते हैं क्या होता है। सोडियम का एटम एक्चुअल में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम क्या बन जाएगा? Na+। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है। तो ये जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये जो Cl2 मतलब दो क्लोरीन एटम जो Cl2 मॉलिक्यूल बने हुए हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, उसमें क्या होगा? वो बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन का एटम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन कर लेगा और क्या कन्वर्ट हो जाएगा? Cl-। और जैसे ही Na+ और Cl- बनता है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फाइनली एक कंपाउंड बन जाता है NaCl, जो मैंने ओवरऑल यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। तो एक्चुअल में प्रोसेस इस तरह से होता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बनेगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा और फाइनली NaCl का कंपाउंड फॉर्म होगा। दिस इज द रिएक्शन। अब अगर इस रिएक्शन में मैं तुमसे पूछूं कि किस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो साफ दिख रहा है सोडियम ने, और किस एटम ने गेन किए? क्लोरीन ने। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है इस पूरी प्रोसेस में? सोडियम एटम का। और रिडक्शन किसका हुआ है? क्लोरीन एटम का। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस रिएक्शन से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जिंक प्लस Cl2, यहाँ पर कंपाउंड बनता है ZnCl2। फिर से वही वाली बात, जिंक यहाँ पर ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, दोनों शेयर कर रहे हैं, तो लूज और गेन कोई नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाते हैं, जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उस दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम गेन कर लेते हैं, तो Cl- बन जाता है और Zn2+ बन जाता है दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। फाइनली कंपाउंड बनता है ZnCl2। ये एक रिएक्शन हो गई जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ से यहाँ आने में जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है, जबकि क्लोरीन यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में रिडक्शन हो गया है क्लोरीन का, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज oxidation. So I think these two examples are making the concepts quite clear. Okay, अब अगर हमको इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से एक छोटी सी चीज़ और समझ लेना ज़रूरी है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, स्पेशली क्लास 10th में ही पढ़ा है। तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट? हमको पहले समझ में आना चाहिए एजेंट लगा हुआ है। एजेंट का मतलब होता है कुछ करवाने वाला। एजेंट शब्द का मीनिंग यही हुआ। जैसे एक ट्रैवल एजेंट होता है, ट्रैवल करवाने वाला। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ ट्रैवल करे, वो बस हमारी ट्रैवलिंग को प्लान कर देता है, हमारे लिए अरेंजमेंट्स कर देता है, तो हमारा ट्रैवल एजेंट हो गया। मतलब जो दूसरों को ट्रैवल करवाए तो वो ट्रैवल एजेंट। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे सब्सटेंस को या दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करवाए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करवाए। तो ये बात हमको एक याद रखनी चाहिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ दिया है, मैंने इसी से समझने की कोशिश करते हैं NaCl वाले से। इसमें इस पूरी रिएक्शन में सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। लेकिन सोडियम का ऑक्सीडेशन कब हुआ? जब उसको क्लोरीन के साथ मिलाया, तभी तो NaCl बना। इसने लूज किया, तो किसकी वजह से लूज किया इसने इलेक्ट्रॉन? Cl2 की वजह से।
तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? Cl2। ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि इसकी वजह से सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन हुआ किसका? रिडक्शन क्लोरीन एटम का हुआ है। किसके साथ रिएक्ट करने की वजह से? सोडियम के साथ। तो क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्ट किया क्लोरीन ने तो उसका रिडक्शन हो गया, तो सोडियम इस क्लोरीन के लिए क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस करवा दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर इस रिएक्शन में मुझसे पूछा जाए तो होगा सोडियम, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो होगा क्लोरीन, Cl2। आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी डेफिनेशन को लिखवाने की भी जरूरत है। अगर लिखना ही चाहते हैं तो मैं एक बार बोल देता हूं, तुम उसको सुन के लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंसेज इन अ रिएक्शन, एंड रिड्यूसिंग इसका उल्टा कर देंगे। तुम एक चीज और नोटिस कर सकते हो, सोडियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। किसके लिए? Cl2 के लिए। लेकिन सोडियम के खुद का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके लिए? सोडियम के लिए, क्योंकि सोडियम क्लोरीन की वजह से ही ऑक्सीडाइज हुआ है। लेकिन क्लोरीन का खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और इसी का उल्टा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम याद रख सकते हैं। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम इतनी बात समझ गए हैं तो अब हमको एक जल्दी से बात समझ लेनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्यों कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है। मुझे लगता है कि इतना बेसिक जानते होंगे कि रिडॉक्स में रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन के लिए है। तो रिडॉक्स ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता हो। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो, या फिर सिर्फ रिडक्शन हो एंड ऑक्सीडेशन ना हो? क्या ऐसा कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? या फिर सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसमें रिडक्शन डेफिनेटली होगा, या जिसमें रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन डेफिनेटली होगा? क्या दोनों का साथ साथ होना जरूरी है या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं? ये क्वेश्चन पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा तुम भी सोचो। अगर सोच लिया है तो इस पे हम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी नो। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों को साइमल्टेनियसली ही होना होगा, साथ साथ ही होंगे। सिर्फ रिडक्शन या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई गेन कर रहा होगा, क्योंकि बिना किसी के गेन किए कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद सोचो, किसी ने लूज किया तभी तो उसने गेन किया है, तो खुद तो वो रिड्यूस हो रहा है, गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन किसी ने तो लूज किया है ना उसके साथ, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन क्या बिना ऑक्सीडेशन हुए हो सकता है? नो। ऑक्सीडेशन क्या बिना रिडक्शन हुए हो सकता है? नो। इसीलिए जब कभी भी रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, और जब कभी ऑक्सीडेशन होगा तो डेफिनेटली रिडक्शन भी हो रहा होगा किसी न किसी का। हमें बस ये आइडेंटिफाई करना होगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, जो हम रिएक्शन को देख के करना सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बट एक बात याद रखनी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली ऑलवेज। या तो दोनों नहीं होंगे, अगर होंगे तो फिर दोनों होंगे। ये ठीक लगभग वैसा ही है कि क्रिकेट में क्या कोई सिर्फ बैटिंग कर सकता है अगर कोई बॉलिंग ना करे? बिना बॉलिंग किए कोई बैटिंग नहीं कर सकता, और बिना किसी के बैटिंग किए कोई बॉलिंग नहीं कर सकता। वो बॉलिंग करना नहीं कहलाएगा जब तक सामने बैट्समैन ना हो, और जब तक बॉलर ना हो तो सामने से कोई बैटिंग नहीं कर सकता। तो बैटिंग एंड बॉलिंग साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तभी हो पाएगा प्ले, गेम तभी हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगी, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन तभी होगी जब सामने से कोई रिडक्शन हो रहा हो। ये हमको याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पार्ट वीडियो में हम लोगों को इतने पे कंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। थैंक यू।